तो कुछ साल पहले मैंने अपने घर वालों को एक फ्लैट गिफ्ट किया था। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, दिस इज एक इमोशनल डिसीजन, बिकॉज लाइफ में हर चीज बिल्कुल आप ऐसे ढंग से करो कि वो फाइनेंशियल सेंस भी बनाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट इज वाई मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, उनके पास कभी खुद की एक प्रॉपर्टी नहीं थी, खुद का एक ऐसा घर टाइप का नहीं था, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव देम एक फ्लैट। अब हुआ क्या, मुझे धीरे धीरे समझ आया कि वो मेरी काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। अब आई नो कि दैट इज कंसिडर्ड एक लायबिलिटी, बिकॉज अगर आप कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जिसमें आप खुद रहने वाले हो, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका मन यही है कि आप वहीं पे रहने वाले हो, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एक एसेट टाइप का। बट इस चीज से मुझे एक क्लैरिटी मिली कि वो एक काफी ज्यादा अच्छा एसेट मेरा बन चुका है। अब क्यों बन चुका है एंड कैसे आप खुद भी एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपके सारी की सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आज की इस वीडियो से। तो सबसे पहले बात अगर मैं करूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की, तो सबसे पहले मैंने जब अपनी पहले एक लायबिलिटी मिली एक BMW, उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 या 4 एक एसेट ऐसे बाय कर लिए थे, रियल एस्टेट में ही किया मैंने, बिकॉज तब मुझे ये चीज की क्लैरिटी थी कि अगर मैं मल्टीपल ऐसे एसेट्स बना दूंगा तो उससे जो भी लायबिलिटीज होता है उसका खर्चा फिर पता भी नहीं चलता। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एंड ऑल। अब हुआ क्या, मैंने एक फ्लैट खरीदा सबसे पहले अपने घर वालों के लिए, एक 3 BHK टाइप ही नोएडा साइड में लिया था। बिकॉज हुआ क्या था, वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी एंड मुझे पता था कि धीरे धीरे वहाँ डेवलपमेंट काफी आ रही है एंड उसके प्राइस जो है प्रॉपर्टी के वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 2 मेन टाइप की रियल एस्टेट की इन्वेस्टिंग होती है। पहला हो गया रेजिडेंशियल, एंड मेरी हैंड राइटिंग काफी गंदी है तो डोंट फोकस ऑन दैट। पहला हो गया रेजिडेंशियल और दूसरा हो गया कमर्शियल वर्सेस कमर्शियल। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट की हुई है, रेजिडेंशियल भी कमर्शियल भी। अब रेजिडेंशियल की अगर बात करूं तो मैंने फ्लैट्स एक तो घर वालों के लिया और 1-2 फ्लैट्स मैंने ऐसे लिए हैं जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया है, बिकॉज मैंने काफी सारे सिनेरियोज जो होते हैं वो माइंड में रखे थे कि चलो इफ आई एम बाइंग दिस पर्टिकुलर फ्लैट, लेट्स से 2 BHK या 3 BHK, मुझे पता था कि क्या क्या वहां पे डेवलपमेंट आने वाली है एंड उसका प्राइस फिर कितने से कितना जा सकता है। तो दैट क्लैरिटी आई हैड इन माइंड, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रेजिडेंशियल। उससे पहले मेरा फोकस वाज कमर्शियल इन्वेस्टिंग। और कमर्शियल इन्वेस्टिंग क्या होता है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल में अगर आप देखोगे तो मेन चीजें आ जाती है। रेजिडेंशियल में आ गया फ्लैट्स आ गया, आपके पास आ गया प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना आ गया, आपके पास आ गया आप विला बना रहे हो 1 BHK 2 BHK टाइप के, 3 BHK टाइप के फ्लैट्स, प्लॉट्स, विलास एंड लेट्स से आप फार्म लैंड्स वगैरह, वो सब अलग चीज आ जाती है। बट मोटा इस फ्लैट्स, प्लॉट्स और विलास, इतने में आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब इसमें फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है मल्टीपल चीजों का आगे भी। अब अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो कमर्शियल में मैंने एक प्लॉट खरीदा हुआ है। प्लॉट में क्या होगा, मैं उसमें 4-5 फ्लोर जो बनाऊंगा वो फिर मैं एक करके भी बेच सकता हूँ एंड वो काफी अच्छे रेट में बिकेगा, बिकॉज कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इसमें आपको एक तो रिटर्न भी काफी अच्छा आता है। रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल में, तो रेजिडेंशियल में आपको 3 से 4% का रिटर्न आएगा इंडिया में, और अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो दैट इज क्लोज टू अराउंड 8 से लेकर 12% तक आ जाता है। डिपेंड्स मल्टीपल फैक्टर्स पे कि आप कौन सी जगह पे खरीद रहे हो, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसकी वैल्यू कितने बढ़ने वाली है आगे, उन सब चीजों पे कमर्शियल वाला भी डिपेंड करता है एंड रेजिडेंशियल वाला भी डिपेंड करता है। अगर आप लेट्स से एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो आप गोवा में, लेट्स से मनाली में खरीद रहे हो, ऐसी जगह खरीद रहे हो जहां पे डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे आपका 3 से 4% का ये जो रेजिडेंशियल है ये बढ़ के आराम से 8-10% तक भी हो जाता है। या फिर अगर आप एयरबीएनबी कर रहे हो जो कि एक बिजनेस मॉडल है, उसमें आपका फिर ये परसेंटेज जो होता है ये बढ़ जाता है, राइट। अब प्लॉट की मैं बात करूं, अगर इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैंने एक प्लॉट खरीदा है यहाँ पे कमर्शियल वाला, उसमें मैं 4 फ्लोर बनाऊंगा एंड एक करके बेचूंगा। अब होगा क्या, उससे मेरी इन्वेस्टमेंट टेक्निकली डबल ही होने वाली है एंड ऑल्सो वहाँ पे डेवलपमेंट काफी आ रही है। बाय डेवलपमेंट आई मीन कि मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने लिए खुद के लिए एक पैरामीटर्स बना रखे हैं, मैंने खुद का लाइक काफी रिसर्च की है, अराउंड मैंने 100 से ऊपर प्रॉपर्टीज देखी थी, उसके बाद मैंने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया एंड उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मैं काफी सारी चीजें सीखा। एक तो जब आप इन्वेस्टिंग करते हो आपको काफी ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप बिल्डर्स कौन कौन से आप देख रहे हो, उस बिल्डर का लाइक रेपुटेशन पहले कैसी है, वो आपको जो चीज देने वाला है उसमें कितना टाइम लगने वाला है, उसके बाकी कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पर लोन कितना है, ये सारी की सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के लिए अब आ चुका है एक रेरा, RERA रेरा करके आ चुका है। उसमें क्या होता है, रियल एस्टेट में लेट्स से कि आपका एक बिल्डर एक प्रॉपर्टी बना रहा है, उसमें क्या होगा, जो आपका बिल्डर है वो एक रेरा नंबर लेगा एंड उसमें एग्जैक्ट डिटेल्स आपको बता देगा वो कि आपका प्रोजेक्ट कब डिलीवर होने वाला है। अब हमने क्या किया था, मैंने जो एक फ्लैट खरीदा था अपने घर वालों के लिए, उसमें एक रेरा नंबर था हमारे पास एंड बिकॉज ऑफ दैट हुआ क्या, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो 1 साल भी डिले हो गया था। उसकी वजह से हमें जितना डिले हुआ उसका जितना परसेंटेज था उतना हमें कंपनसेशन टाइप का मिल चुका था। सो दैट इज एक काफी अच्छा बेनिफिट जो आपको रेरा से मिल जाता है। अब अगर जैसे मैं पहले सीक्वेंस में चलता हूँ, तो अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ, प्लॉट के बाद मैंने इन्वेस्ट किया एक फूड कोर्ट में।
अब फूड कोर्ट का क्या सिस्टम है, आपने देखा होगा जितने भी मॉल होते हैं उसमें फूड कोर्ट टाइप के होते हैं एंड फूड कोर्ट सबसे ज़्यादा जल्दी बिकते हैं। फूड कोर्ट में क्या होगा, आपको लीज के हिसाब से मिल जाता है 7%, 8%, 9%, वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका कितना एग्रीमेंट हो रहा है उस बिल्डर के साथ। अब फूड कोर्ट में आपको एक फिक्स लीज का प्राइस मिलेगा। होता क्या है, एक आपको फिक्स्ड अमाउंट तो मिलता ही है फॉर लाइक से 8 या 9 ईयर्स एंड प्लस आपको क्या मिलता है, लेट्स से कि आज मेरी जो फूड कोर्ट मैंने खरीदा है उसमें आज डोमिनोज आ रहा है। अब डोमिनोज लेट्स से उसे 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में खरीदने के लिए तैयार है एंड जो बिल्डर है उसने मेरे को 100 रुपीज़ की गारंटी दी हुई है कि 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वो देगा ही देगा। अब जो 150 रुपीज़ होता है 100 प्लस वो जो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है डोमिनोज वाला, वो जो 50 रुपीज़ है वो 50-50 का लेता है बिल्डर। 25 रुपीज़ मुझे देगा, 25 को खुद रखेगा, तो टेक्निकली 125 रुपीज़ मुझे मिलेंगे एंड 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मुझे मिलेगा। एंड अगर मैं फूड कोर्ट की प्राइसिंग की बात करूँ तो फूड कोर्ट का अगर आप प्राइस देखते हो 125 पर स्क्वायर फीट, फूड कोर्ट का जो प्राइस होता है वो एवरेज वो 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको एक्चुअल में कितना बेनिफिट होगा। अब ये अगेन डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन में, ये पर्टिकुलरली मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। बाकी जगह भी मैंने जितनी रिसर्च की है वो अराउंड 20 से 35-40,000 पर स्क्वायर फीट ही जाता है। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो कि आपके वहाँ पे फूड कोर्ट वाला कितना मिल रहा है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है एंड उसके बाद फिर मैंने ऑफिस स्पेस में भी इन्वेस्ट किया ना। ऑफिस स्पेस में क्या होता है, जब एक ऑफिस स्पेस ले रहे हो तो उसमें भी आपको अराउंड, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 5,000 से 10,000 रुपीज़, उससे भी कम में आपको ऑफिस का एक स्पेस मिल जाता है एंड उसके बाद फिर आप उसे रेंट कर सकते हो। अब रेंटल ऑफिस स्पेस में काफ़ी अच्छा है। अगर आज लेट्स से मैं 40-50 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ कमर्शियल स्पेस, उसमें आराम से मेरे को रेंट 30 से लेकर 45,000 के बीच में मिल जाता है। तो आपको एक ही काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है जब आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कि आपको अच्छा उसमें रिटर्न मिल जाता है। 40 से 45 लाख रुपीज़ की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आराम से 30 से 40,000 रुपीज़ का जो आपको रेंट है उसमें मिल जाता है। अब अगेन आपको पहले बार्गेन करना पड़ेगा आपके बिल्डर के साथ कि ऑफिस स्पेस आपको मिल रहा है, उसमें रेडी टू मूव वो कब होने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन अगर है तो कितने टाइम में आपको मिलेगा। चैलेंजेस भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे नोएडा की अगर मैं बात करूँ, नोएडा में काफ़ी ऐसे बिल्डर्स थे जो काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स थे, बट टाइम के साथ क्या हुआ, उन बिल्डर्स काफ़ी ज़्यादा वो डेट में चले गए एंड उसकी वजह से क्या हुआ, जितने सारे उनके प्रोजेक्ट्स थे सारे बंद पड़े हुए हैं एंड काफ़ी लोगों का वहाँ पैसा फंस चुका है। तो उसी वजह से जो मैंने रिसर्च की है, मैं ये करता हूँ कि अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने रियल एस्टेट में अब रेजिडेंशियल में ज़्यादा फोकस करना अब स्टार्ट कर दिया। बिकॉज अगर आप रेजिडेंशियल अच्छा वाला कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ कि साल के अंदर, मैक्सिमम में साल से ज़्यादा नहीं देखता, साल के अंदर वो तैयार होने वाला है एंड वहाँ पे डेवलपमेंट आने वाली है। डेवलपमेंट से मेरा मतलब है कि नोएडा अथॉरिटी जैसे कि है, जितना भी आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ की अथॉरिटी होगी, उनके वहाँ पे प्लान्स होते हैं कि वो डेवलपमेंट वहाँ पे आ रही है। जैसे कि मैंने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है वहाँ पे मेट्रो आने वाली है, आई नहीं है। अब होता क्या है, जितनी भी जगह यहाँ पे अगर आप नोएडा देखो, ग्रेटर नोएडा देखो, दिल्ली देखो, गुड़गांव देखो, जहाँ पे भी अगर मेट्रो आने वाली होती है, मेट्रो आते ही वहाँ के प्राइस डबल तो हो ही जाते हैं आराम से। सो दैट इज वाई मैंने वहाँ पे फोकस किया। अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ, रेजिडेंशियल की बात करूँ, तो उससे क्या हुआ, एक चीज़ मेरे को क्लैरिटी है कि जैसे ही वहाँ पे मेट्रो आने वाली है वहाँ के रेट वहाँ पे बढ़ने ही बढ़ने हैं। एंड ऑल्सो जो मैंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है वो रेडी टू मूव होती है या फिर ऐसी होती है जहाँ पे मेरे को खुद बिल्डिंग पूरी बनानी पड़ती है, तो मेरा रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। एंड अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ तो रेडी टू मूव से अच्छा मैं इस चीज पे फोकस करता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो और जो कि 1 साल के अंदर मिल जाए, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी के जो रेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ ही जाते हैं। अगर आप पूरा रेडी टू मूव देख रहे हो तो उसमें अप्रिसिएशन आती है बट उतनी नहीं आती। अगर मैं अब नोएडा की बात करूं तो नोएडा में अगर आप देखोगे तो नोएडा की जो प्रॉपर्टी के रेट्स है वो अराउंड 30 से लेकर 40% पर ईयर के अराउंड बढ़ रहे हैं। एवरेज अगर मैं मान के चलूं, क्योंकि हर सेक्टर का अलग अलग होता है, 25% तो बढ़ ही रहा है नोएडा में। एंड उसी अकॉर्डिंग आप बाकी भी रिसर्च कर सकते हो कि आपके आसपास के एरिया में कितना बढ़ रहा है। ओवरऑल मैंने जितना नोटिस किया है रेजिडेंशियल हर जगह ही बढ़। अगर आप सेम चीज गुड़गांव में देखते हो या फिर गुड़गांव से आगे भी मैंने काफी रिसर्च किया है, सोना में, रेवाड़ी एंड ऑल में, सबके प्राइस लिटरली डबल हो जाते हैं साल 2 साल में। एंड उसी अकॉर्डिंग आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हो एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। नाउ अब बात आती है कि इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए रियल एस्टेट में। अगर आपके पास एक कॉर्पस लाइक 5 लाख या 10 लाख का हो रहा है तब आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। EMI कैलकुलेटर ये मैंने खोल रखा था। अराउंड लेट्स से आप अगर आप 30 लाख की प्रॉपर्टी बाय करने का आज प्लान कर रहे हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, स्टार्ट स्मॉल। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए, जितना आपको मिल रहा है आप उतने कम से स्टार्ट करो। लेट्स से मैं अगर 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, 30 लाख में जो कि 100% होता है 30 लाख का, अगर आप मानो कि 10% आपको डाउन पेमेंट देनी है, डाउन पेमेंट या फिर लेट्स से जब आप कहीं अप्लाई करते हो किसी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए 10% तो आपको देना ही पड़ता है। लेट्स से आपने 30 लाख में बुकिंग अमाउंट दे दिया 1 लाख रुपए का एंड उसके बाद आपको 2 लाख और देने हैं, वो आपको पीरियड मिल जाता है 30 दिन का, 60 दिन का, आपने फिर 10% अमाउंट देना पड़ता है, राइट। अब आपको 30 लाख में देने पड़े 3 लाख रुपए, आपका जो लोन अमाउंट अब आप कर रहे हो 27 लाख रुपए का आप कर रहे हो।
अब लोन अमाउंट आपको तब मिलता है अगर लेट्स से कि आपकी जो सैलरी है दैट इज अराउंड 50,000 60,000 एंड आपकी कोई इसकी ईएमआई नहीं जा रही है, तो उतना क्या करते हैं बैंक वाले, उतना आपकी लाइक वो कैलकुलेट कर देते हैं कि आपको 20 लाख का लोन मिलेगा, 25 लाख का लोन मिलेगा, उतना आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी जान लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से कि आपको जो बन रहा है 30,000 रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं हर महीने, तो होगा कि आपकी लिमिट लेट्स से 30 लाख रुपए की है, बट आपने ले लिया 27 लाख का लोन। अब 27 लाख का लोन अगर आप ले रहे हो, आजकल इंटरेस्ट चल रहा है 8.4 8.2 भी चल रहा है अगर आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है, 8.4 एंड टेन्योर हम मान के चलते हैं 20 ईयर्स का। इसमें आपकी लोन की ईएमआई आती है 23,000 रुपीज़, राइट। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, 30 लाख रुपए की जो आपने लोन लिया है होम अमाउंट, उसमें लेट्स से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 6 महीने में अब रेडी हो गई, अब आप उसे रेंट पे चढ़ाओगे। लेट्स से आपने उसे चढ़ाया 10,000 या 13,000 रुपीज़ में आपने उसे चढ़ा दिया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। 13,000 में उसने अगर आपने उसे चढ़ाया और 10,000 रुपीज़ आप हर महीने अपनी पॉकेट से भी डाल रहे हो, फिर भी अगर मैं कैलकुलेट करूं 10,000 रुपीज़ आप हर महीने डाल रहे हो एंड आपने लेट्स से आपका प्लान है 4 साल अगर आप होल्ड करते हो किसी भी प्रॉपर्टी को, उसकी वैल्यू डबल हो ही जाती है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मैंने किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं, अगर 50% भी चले तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। अगर मैं मान के चलूँ कि मैंने 12 महीने के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, बाकी जो 13,000 रुपीज़ है वो इन्वेस्ट कर रहा है जिसको मैंने टेनेंट, जो कि मैंने रेंट पे चढ़ा दी अपनी प्रॉपर्टी, उससे मेरे को आ रहे हैं 13,000 पर मंथ, वो भी अब इन अ वे आपकी ईएमआई में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब एक साल के अंदर आपने कर दिया इन्वेस्ट 1,20,000 रुपीज़, क्योंकि आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दे रहे हो। 4 साल में हो जाता है 4,80,000 रुपीज़ जो कि आपने इन्वेस्ट किया है। अब अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आपने टोटल इन्वेस्ट किया यहाँ पे 4,80,000 रुपीज़ प्लस 3 लाख रुपीज़ जो कि आपने 10% डाउन पेमेंट दी थी। टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 7,80,000 रुपये। अब जैसे मैंने बताया नोएडा में आपने देखा और बाकी जगह भी इस टाइम पे क्या हो रहा है, 25% हर साल के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। आपने एक प्रॉपर्टी देख लिया जिसका 6 महीने में या वैसे 1 साल में उसकी आपको पोजीशन मिलने वाली है, उसके बाद क्या हो गया, आपके रेट बढ़ गए 25%, फिर उसके बाद अगले साल 25%। अगर हम बात करें 4 साल की, तो 4 साल में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आराम से डबल हो ही गई, राइट। एंड अगर तो वहाँ पे मेट्रो वगैरह आ रही है तो उसके और भी ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएंगे। अब लेट्स से उसके प्राइस अगर डबल हो गए हैं, तो आपने एक प्रॉपर्टी ली थी वो थी 30 लाख की, राइट, अब वो हो गई है 60 लाख रुपीज़ की, एंड आपने टोटल इसमें इन्वेस्ट किया था 7,80,000 रुपीज़, 3 लाख वो एंड 4,80,000 और वो। अब रजिस्ट्री में इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा, रजिस्ट्री अगेन 6% के आसपास, 30 लाख का 6% हो जाता है अराउंड 1.8 लाख, आई थिंक उतने के अराउंड आपका वो बढ़ जाता है। 30 लाख रुपए का अगर आप कैलकुलेट करोगे 30 लाख रुपीज़ इंटू 0.006, 1,80,000 करेक्ट। अब इसमें मैंने अगेन रजिस्ट्री कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि रजिस्ट्री इज अराउंड 6% एंड 30 लाख के उसमें अराउंड आपको 1,80,000 की रजिस्ट्री पड़ेगी, तो वो चीज़ आप इसमें और प्लस कर सकते हो, तो 7,80,000 रुपये ये हो गया। एंड उसके बाद आपकी जो प्रॉफिट आया, अब अगर मैं वो कैलकुलेट करूँ, 4,80,000 रुपीज़ आपने जो है वो इसमें इन्वेस्ट किए थे एंड 3 लाख से इन्वेस्ट किए थे, 7,80,000 ये हो गया। अब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल आपका 4 साल बाद 2023 में आपने इन्वेस्ट किया, 2026 2027 की मैं बात करूं तो 23 लाख रुपीज़ के अराउंड का आपका प्रिंसिपल है जो कि आपको भी बैंक को देने हैं, राइट। एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हो गई है 60 लाख रुपए की, तो टोटल आपको इसमें नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 36 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एंड आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, एक 3 लाख रुपए, और आपने इन्वेस्ट किए थे इसमें अराउंड 4 लाख रुपीज़, तो अराउंड 7 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके आपको इसमें 36 लाख रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज समथिंग जो कि आप ट्राई कर सकते हो। एंड ऐसे ही मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, रेजिडेंशियल वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी आई थिंक अराउंड मैंने 20-24 लाख से इन्वेस्ट किया था एंड वो अराउंड 2x 3x हो चुका था। सो दिस इज समथिंग जिसकी वजह से मैं रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया एंड दैट इज़ वाई पिछले इतने टाइम से मैं रियल एस्टेट में ही रिसर्च कर रहा हूँ, कौन से उसमें अच्छा रहेगा इन्वेस्ट करना, किस उसमें मेरे को कितने टाइम में रिटर्न आएगा, एंट्री पॉइंट कौन सा अच्छा होता है एंड एग्जिट पॉइंट कौन सा अच्छा होता है, बिकॉज एक सर्टन पॉइंट के बाद ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं रहती, उसके बाद वो स्टेगनेंट हो जाती है। सो दैट इज वाई यू नीड टू फोकस कि एंट्री पॉइंट कौन सा अच्छा है, एग्जिट पॉइंट कौन सा अच्छा है। सो दिस इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड मैंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट की एंड मुझे लगा इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। एंड आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में एंड ऑल, आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एक परसेंटेज वहाँ पे भी रखो, बट वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट आना 10% 15% से ज़्यादा ना, वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप ऐसी जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो तो इनिशियली ये आपके लिए बेस्ट चीज़ रहेगी अगर आप थोड़ा सा कैपिटल अपने पास जोड़ सकते हो एंड उसके बाद इसे इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज जब जब आप इन्वेस्ट करते रहोगे उतने आपके एसेट्स और बनते जाएंगे एंड ऐसे एसेट बनाते 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 आपकी लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाएगी, उतना ज़्यादा आपके पास कॉर्पस आता रहेगा, उतने आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ,
इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी में, लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं 2-3 करोड़ वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ रेजिडेंशियल में, बट मेरा फोकस रहता है कि मैं कम से कम लाइक बजट वाले जो होम्स होते हैं 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख तक मैं जाता हूँ, 30 to 70 लाख, उससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी बिक जाती है एंड उसमें अप्रिसिएशन भी ज़्यादा अच्छी आती है। सो फोकस ऑन दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थोड़े महंगे प्रोजेक्ट्स जो कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ के होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, उतना ज़्यादा इजीली उन चीज़ों को नहीं बेच पाते। सो दैट इज वाई मेरा टिप यही रहेगा कि स्टार्टिंग में फोकस की छोटी छोटी आप प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जल्दी बिक जाती है एंड इसमें आपका कैश फ्लो पॉजिटिव होना थोड़ा इजीली जल्दी स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहो तो आप रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप 2 साल या 4 साल वेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको रिटर्न्स भी जल्दी चाहिए, तो उस चीज़ में आप क्या करो कि आप ऐसी जगह बाय करो, लेट्स से कि आपने एक दुकान खरीद लिया आज 20 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की, तो आपको उसमें 15-20 हज़ार रुपए का रेंट आना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वैसे टाइप की कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपेरिमेंट आई थिंक कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी और सेफ चीज़ है इस टाइम पे, तो आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हो। एंड मैंने आपको प्रॉफिट का दिखाई दिया कि आप कम से कम इन्वेस्ट करने पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। अब अगर मैं 36 लाख रुपीज़ की बात करूँ, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ बाय 4, तो 9 लाख रुपए आपने हर साल कमाए हैं। एंड अगर मैं महीने की बात करूँ तो 75,000 रुपीज़ आप पर मंथ कमा रहे हो जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 3 लाख रुपीज़, एंड उसके बाद बस 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है। सो दैट इज हाउ यू बिल्ड रियल एस्टेट के एसेट्स। बाकी अब मैं और भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ इस टाइम पे कमर्शियल में, प्लॉट्स वगैरह बना के एंड बाकी सारी चीज़ें। जैसे जैसे मेरे को उसमें ज़्यादा रिजल्ट्स आते रहते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो बनाने का, दैट वाज कि आई जस्ट गिफ्टेड माय पेरेंट्स एक फ्लैट, एक खुद का घर। उसकी फीलिंग वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, दे वर वेरी प्राउड एंड ऑल। नाउ दैट वाज अगेन एक इमोशनल डिसीजन, बट ओवर द टाइम मेरे को समझ आया कि वो एक अच्छा एसेट है। दैट इज वाई मैंने ज़्यादा रियल एस्टेट जो होता है रेजिडेंशियल में, वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड आप भी रियल एस्टेट रेजिडेंशियल अगर स्टार्ट करते हो तो वो सेफ रहता है, क्योंकि कोई भी घर तो खरीद ही लेता है, राइट। दुकान कोई खरीदे ना खरीदे, घर हर कोई खरीद लेता है। दैट इज वाई मेरा माइंडसेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंशियल खरीदो, कमर्शियल भी खरीदना है, बट कमर्शियल ऐसा खरीदो जहाँ पे सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो। अगर आप सप्लाई बहुत ज़्यादा है वहाँ पे खरीद रहे हो, तब ऑब्वियसली आपकी दुकान चढ़ने में मुश्किल हो जाएगी एंड बिकने में भी फिर उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो दैट इज वाई फोकस स्टार्टिंग में रेजिडेंशियल पे रखिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी जैसे जैसे मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ और जिसमें मेरे को रिजल्ट्स आते रहते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। यू कैन कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपके और भी कोई और डाउट्स है। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो में।